ने जमहूरियत को डिफ़ाइन करते हुए कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। लेकिन जब इंडियन जमहूरियत की बात आती है, इंडियन डेमोक्रेसी की बात आती है, तो ये साफ दिखता है कि इंडियन जमहूरियत एक फ़ेक जमहूरियत है, एक ढकोसला है। इंडियन जमहूरियत के बारे में एक्चुअली अल्लामा इकबाल ने शायद इंडियन जमहूरियत के बारे में ही कहा था कि जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो जिस तरीके का माइंडसेट है, जिस तरीके का इंडियन गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, वो जो जमहूरियत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है उसे, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी तो है। ठीक है, क्वांटिटी वाइज तो जमहूरियत है, लेकिन क्वालिटी जो रिक्वायर्ड होती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी प्राइम एग्जांपल हमने देखा जो आजकल फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें जिस तरीके से गवर्नमेंट रिएक्ट कर रही है, उससे तो इंडियन जमहूरियत जो है वो लगता ये है कि वो गवर्नमेंट ऑफ द कॉरपोरेशन बाय द कॉरपोरेशन फॉर द कॉरपोरेशन है। मेरी ये बात को समझने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि जो फार्मर प्रोटेस्ट है वो हो क्यों रहा है और एक्चुअल डिमांड है क्या। दोस्तों, सितंबर में इंडियन गवर्नमेंट ने एक 3 बिल पेश किए थे। वो 3 बिल जो हैं वो बेसिकली हैं प्राइसिंग, सेलिंग और स्टोरेज से रिलेटेड। आने के बाद और इस बिल के आने से पहले फार्मर्स की क्या कंडीशन है वो हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 1990 से लेकर आज तक 2021 तक तकरीबन 3 लाख फार्मर्स जो हैं वो खुदकुशियाँ कर चुके हैं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। और इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक ही फार्मर्स की कंडीशन इतनी ख़राब होती जा रही है कि हर रोज़ 2000 फार्मर्स जो हैं वो अपना प्रोफेशन चेंज करके फार्मिंग को छोड़ के और कोई और प्रोफेशन ज्वाइन कर रहे हैं। दोस्तों, जब तक ये बिल नहीं आया था या जब तक ये बिल पास नहीं होता, तो उस वक्त तक कंडीशन ये थी कि फार्मर अपनी जो फसल उगाता था उसे गवर्नमेंट को बेचा करता था, गवर्नमेंट उससे ख़रीदा करती थी मिडिल मैन के ज़रिए। और मिडिल मैन जो था वो एक आम सा शख्स हुआ करता था। उसके ज़रिए गवर्नमेंट पहले फसल उतरी, मार्केट में आई, मिडिल मैन को सेल हुई और फिर मिडिल मैन वो जो है रिटेलर को या फिर गवर्नमेंट को सेल करता था। इस बिल के आने के बाद क्या होगा कि मिडिल मैन को बीच में से हटा दिया जाएगा और फार्मर जो है वो डायरेक्ट रिटेलर के साथ डील करेगा। यहाँ तक तो मामला ऐसा लगता है कि बिल जो है वो फार्मर के हक में है। लेकिन जो फार्मर है वो जो इंडियन फार्मर है, 85% फार्मर्स जो हैं वो 2 हेक्टर या 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रखते। इस 2 हेक्टर या 5 एकड़ ज़मीन कितनी होती है, उसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि जो 5 एकड़ ज़मीन है उसका जो कुल एरिया है वो इतना बनता है जितना कि एक फुटबॉल ग्राउंड की पिच जो होती है जहाँ पे फुटबॉल खेली जाती है, उसका 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो एरिया बनता है वो 5 एकड़ कहलाता है, जो कि एक बहुत ही कम तादाद में बनता है। और एक जो फार्मर है वो इंडियन फार्मर जो है वो इतना ज़्यादा अमीर नहीं है। अब जो रिटेलर जो है, जो इस बिल के आने के बाद जो रिटेलर या बिजनेसमैन या सरमायादार जो है जो डायरेक्ट डील करेगा फार्मर के साथ, तो जो नेगोशिएशन पावर थी पहले मिडिल मैन के होने की वजह से, अब वो नेगोशिएशन पावर नहीं रहेगी। एक छोटा सा फार्मर होगा और एक बहुत बड़ा सरमायादार होगा, तो उन दोनों के दरमियान ऑब्वियसली नेगोशिएशन पावर नहीं होगी। पहली चीज़ जो इसके फार्मर जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक ये होगी। दूसरी चीज़ ये कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक सपोर्ट किया करती थी, जिससे उस सपोर्ट का नाम था मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या हुआ करती थी कि अगर लेट सपोज के फार्मर ने अपनी फार्मिंग की और फसल उगाई, फसल उगाने के बाद वो मार्केट लेकर आया, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, जो टोटल कॉस्ट उसको आई थी फार्मिंग करने के लिए या फसल उगाने से लेकर मार्केट तक आने तक, जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो अगर मार्केट वैल्यू से कम है, जो भी मार्केट में जो वैल्यू चल रही है, जो भी मार्केट प्राइस चल रही है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम है, तो ऑब्वियसली किसान को नुकसान होगा। उस नुकसान को ख़त्म करने के लिए, उस नुकसान को कम करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से इन फार्मर से ख़रीदा करती थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर दी मार्केट प्राइस इज़। मार्केट प्राइस कुछ भी हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा ही परचेज़ किया करती थी फार्मर से, तो फार्मर को नुकसान नहीं हुआ करता था। अब इस बिल के आने के बाद गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को विड्रॉ कर लेगी, क्योंकि जो फार्मर है वो डायरेक्टली डील करेगा रिटेलर के साथ। तो इस बिल से साफ ये जाहिर होता है कि बहुत बड़े जो कॉरपोरेशंस हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े सरमायादार जो हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बिल ला रही है। और जो फार्मर है, जो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, वो मज़ीद उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा बड़े बड़े सरमायादारों के ज़रिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन के ज़रिए।
तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फार्मर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड कर रहा है कि प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करते रहें, आप हमारी बैक पे खड़े रहें। ये इसको अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो ऐसा है कि जो बच्चे हैं, जो आवाम होती है वो स्टेट के बच्चे ही होती है, और स्टेट की जो जिम्मेदारी होती है वो एक फादर फिगर की होती है। अब बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं अपने फादर से कि प्लीज़ आप हमें छोड़ के मत जाएं, आप हमारी बैक पे खड़े रहें, आप हमें सपोर्ट करते रहें, आपकी हमें सपोर्ट चाहिए। और जो बाप है वो ये कहता है कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम भाड़ में जाते हो तुम भाड़ में जाओ, तुम रिटेलर के साथ डायरेक्ट डील करो, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ डील करो, हमारा अब तुमसे कोई वास्ता नहीं है। ये है सारी कहानी। जो प्रोटेस्टर हैं, जो फार्मर हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहो। इतनी सी ये चीज़ है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि तुम जानो और बड़े बड़े बिजनेसमैन जाने, हम बिल्कुल यहाँ से कट रहे हैं, हम बिल्कुल यहाँ से अब हम हमारा और तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। तो ये तो था फार्मर का प्रोटेस्टर। अब ये हर एक की समझ में आने वाली बात है कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो डिमांड है उनकी, ये बिल्कुल जायज़ डिमांड है। अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने तो सुन नहीं रही, तो अब फार्मर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि उन्हें, चूँकि लोकली उन्हें कवरेज नहीं मिल रही है, लोकली उन्हें एंटी नेशनल कहा जा रहा है, तो अब जो फार्मर्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि इंटरनेशनली उनकी आवाज़ को सुना जाए। तो हुआ ये कि 2 फरवरी को उनकी आवाज़ को सुना गया। एक अमेरिकन पॉप स्टार है रिहाना, उन वो सुबह उठी होंगी, उन्होंने जैसे यूजुअली हर कोई न्यूज़ चेक करता है, उन्होंने CNN न्यूज़ देखी होगी। वहाँ पे CNN में न्यूज़ चली थी कि प्रोटेस्टर, जो फार्मर प्रोटेस्टर हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके इंटरनेट को कट कर दिया है, इंटरनेट एक्सेस ख़त्म कर दी है ताकि ये प्रोटेस्ट जो है मज़ीद ज़्यादा फैले ना। ये इन्होंने CNN एक न्यूज़ लगाई। रेहाना मोहतरमा ने वो न्यूज़ उठा के अपने अपने जो ट्विटर अकाउंट है, जहाँ पे उनके 101 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहाँ पे ट्वीट कर दिया और सिर्फ ये कहा कि वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, खत्म, दैट्स इट। ये एक ट्वीट करना था। पूरी जो इंडियन डेमोक्रेसी है, जो बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, वो हिल के रह गई। वो ऐसी हिल के रह गई कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री को एक स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, बाहर वालों को कोई कुछ नहीं कहना चाहिए। इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहे थे, शट अप। बाहर वालों को कह रहे थे कि आप अपना काम करो, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गया भाड़ में। इंडियन गवर्नमेंट डिक्टेट कर रही है किसी एक ऐसे सिटीज़न को जो कि ना इंडियन है, ना उसका इंडिया से कोई लेना देना है, वो अपनी एक बात कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि आप चुप रहें, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया की बिगेस्ट डेमोक्रेसी कह रही है कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को थाम के रखें। आपको ये राइट नहीं है कि आप अपना राय दे सकें, आप अपनी ओपिनियन दे सकें। ये है बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड का ओपिनियन, या उसका रिएक्शन। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो ढकोसला है, वो बकवास है, वो झूठ है। ये इसमें इंडियंस माइंड जिस इस ट्वीट के बाद जिस तरीके से इंडियंस ने रिएक्ट किया, उससे साफ क्लियर पता चलता है कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो सिर्फ एक दुनिया को दिखाने के लिए ये एक ढकोसला करते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी कुछ नहीं है। अगर डेमोक्रेसी होती तो वो इस तरीके से रिएक्ट ना करते। अगर डेमोक्रेसी होती तो फार्मर्स के साथ नेगोशिएशन होती, फार्मर्स की आवाज़ को सुना जाता, फार्मर्स की डिमांड को समझा जाता। इस ट्वीट के आने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एक कैंपेन स्टार्ट की प्रोपोगंडा अगेंस्ट इंडिया के नाम से, और उसमें ये कहा कि पूरी दुनिया इंडिया के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा कर रही है। अब इंडिया एक अरसे तक, तकरीबन 20 साल, 9/11 के बाद से मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करता रहा है, लेकिन हमने इस तरीके से रिएक्ट नहीं करा किया जिस तरीके से इंडिया ने रिएक्ट किया। अब इंडिया को पता चला होगा कि एक्चुअली प्रोपोगंडा होता क्या है। हालांकि इंडिया के खिलाफ कोई प्रोपोगंडा नहीं हुआ, जो कुछ हो रहा था वो एज इट इज़ बताया गया है। और इंडियन लोगों की, सब नहीं कहता लेकिन मेजॉरिटी की मेंटालिटी ये है कि अगर कोई इंडिया के ख़िलाफ़ बात करे तो उसे रिलेट कर दो पाकिस्तान के साथ, उसे रिलेट कर दो मुस्लिम के साथ, जो कि रिहाना के साथ किया जा रहा है। गूगल ने अपनी एक स्टेटिस्टिक्स शो की कि ये जो ट्वीट आया उसके बाद से इंडियंस सर्च ये कर रहे थे कि क्या रिहाना मुस्लिम है, क्या रिहाना पाकिस्तानी है, क्या रिहाना खालिस्तानी है, क्या रिहाना को फंडिंग पाकिस्तान ने की है, खालिस्तान ने की है। इस तरह की मेंटालिटी रखने वाली कौम किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कौम हो सकती है, किस तरीके से ये कहा जाए कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी नहीं बल्कि वर्ल्ड बिगेस्ट फ्रॉड है इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी।